नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 6 की भूगोल पढ़ेंगे। कक्षा 6 एनसीईआरटी की भूगोल, जो कि अपनी सभी एग्जामों में प्राथमिक अपना योगदान देती है। सबसे महत्वपूर्ण है ये रीट के लिए, इसके बाद कैट के लिए, और इसके अलावा किसी भी आरपीएससी या आरएसएसएमबी से होने वाले एग्जामों में, हर एग्जाम में इसमें से दो चार क्वेश्चन आते हैं। ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटी ही बुक है। अभी आप सबसे पहले इसकी इंडेक्स देखते हैं। इंडेक्स में टॉपिक देख लेना, आपके लगे कि ये टॉपिक नहीं आ रहा उसको अपन स्किप कर देंगे। पहला टॉपिक है सौर मंडल और पृथ्वी, जिसमें अपने ग्रहों और उसके बारे में जानकारी मिलेगी, बिल्कुल आता है। दूसरा है अपने ग्लोब और अक्षांश, अक्षांश एवं देशांतर ग्लोब में। तो अक्षांश और देशांतर तो कन्फर्म ही हर टॉपिक मतलब ज्योग्राफी का हिस्सा है, तो मुख्य रूप से आता ही है। इसके बाद पृथ्वी की दैनिक गति और वार्षिक गति, ये भी आते हैं, जिससे दिन रात बनते हैं। मानचित्र, हर ज्योग्राफी हो गई तो मानचित्र तो आना ही आना है। इसके बाद पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, परिमंडल में आते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल वगैरह वगैरह। इसके बाद पृथ्वी का स्थल रूप, स्थल रूप में आते हैं नदी, पर्वत, घाटी, समुद्र वगैरह। इसके बाद है देश का, भारत का इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा, जिसमें अपने स्टेट, कितने स्टेट हैं, क्या केंद्र शासित प्रदेश है वगैरह वगैरह। इसके बाद में भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य जीव। अब क्लास 6 है, इसलिए जलवायु, वनस्पति और वन्य जीव और वन्य प्राणियों को एक में कर दिया। अब जब अपन स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे अपना 7th में या 8th तक जाएंगे, तो अपने इसका अलग लेसन हो जाएगा, इसका अलग, इसका अलग। ठीक है, तो वो अपन इसी को रिपीट करते हुए अगले में पढ़ेंगे, तो 8th तक पहुंचते पहुंचते अपना मतलब ये सारे ही टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब जिसमें इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने का पहला उद्देश्य रहता है कि इसमें उद्देश्य का एक पॉलिटी का टॉपिक है, जिसको अपन प्रस्तावना भी बोलते हैं, प्रस्तावना संविधान में। तो अब ये उद्देशिका का जो है ना लिखा हुआ, वो हर पेज, हर एनसीईआरटी के हर बुक में दिया हुआ आता है। तो अब उद्देशिका से भी आजकल प्रश्न आने लगे, तो अपने को देखना है कि उद्देशिका से याद करने लायक क्या क्या है। तो याद करने के लायक उद्देशिका में एक तो दो चेंजमेंट हुए थे, एक तो पहला तो यहाँ हुआ था और दूसरा यहाँ हुआ था। ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो नाम था ना, इसकी जगह बढ़ा के समाजवादी और पंथ निरपेक्षता नाम जोड़ दिया। तो पहला तो अपने को यही याद कर लेना है यहाँ से, इस बुक के लिहाज से, तो कि अपने को मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की जगह अपने को ये पूरा कुछ लिखना है। तो अपने को ये याद होना चाहिए कि उद्देशिका में क्या क्या दिया हुआ है। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। उद्देशिका मतलब उद्देशिका का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य कैसा राष्ट्र बनाना है, तो ये हो जाएगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, तीन बातें। ठीक है, तीन वर्ड है, बुलेट ये है, एक, दो और ये तीन। ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक, जिसमें चुनाव होते हैं। अब अपने को सारा यहाँ पे याद करेंगे तो वही पहले जैसे हो रहा था वैसे गोड़ में थोड़ा हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ से आपको यही याद करना है कि क्लास 6 से अपन ने क्या याद किया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। अब आगे की जो उद्देश्य का वो अपन अगली किसी क्लास में पढ़ेंगे। जैसे क्लास 6 की अपन जब ये ज्योग्राफी है, यहाँ पे जब यहाँ हिस्ट्री पढ़नी शुरू करेंगे ना, तो यहाँ से कुछ उठा लेंगे, जैसे न्याय के प्रकार उठा लेंगे। उद्देशिका में न्याय के कितने प्रकार दिए, जैसे सामाजिक आर्थिक। यहाँ याद मत करना, इसको यहाँ याद करेंगे, फिर आपको कोऑर्डिनेट हो जाएगा। फिर आपके 10 एक क्वेश्चन बनते हैं इससे, तो वो 10 के 10, जब 10 किताब पढ़ेंगे तो उससे एक एक किताब से एक क्वेश्चन, बाकी वैसे रटने बैठोगे तो फिर भूल जाओगे। ये हो गया इसका उद्देशिका। अब अगला है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य आते हैं भाग 4 कह के, तो ये हिस्सा है भारत के संविधान के, वो अनुच्छेद है इनका 51 के। इनमें हैं कुल मिला के 11 मूल कर्तव्य हैं। मूल संविधान में तो हालांकि 10 ही थे, लेकिन फिर एक बाद में जोड़ा गया। तो मूल वही सिस्टम यहाँ रखना है कि पहला जो है वो क्लास 6 की ज्योग्राफी से याद कर रहे हैं, तो इसको पढ़ लेते हैं आराम से। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यहीं रुक जाओ बस।
यहाँ पहला पूरा पढ़ोगे तो नहीं बैठेगा। फिर पहला याद कर लिया, यहाँ पे संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्र धोरण। अब ये याद रखना कि क्लास 6 की ज्योग्राफी से अपन ने कौन सा मूल कर्तव्य याद किया था बाद में, ताकि सीक्वेंस भी बैठा रहेगा, क्योंकि मैं क्लास 6 वाली से ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री इस तरह से याद कराऊंगा, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री क्लास 7 की तो ये आपके सीक्वेंस भी अपने आप याद हो जाएगा। बाकी ऐसे कह करते हैं तो वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो अपने क्लास 6 की जो ज्योग्राफी थी उससे पहला मूल कर्तव्य याद कर लिया। अब जब अपन कभी क्लास 6 की पॉलिटी पढ़ेंगे तो उससे अपन दूसरा मूल कर्तव्य याद करेंगे। फिर क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अपना तीसरा मूल कर्तव्य। इससे एक फायदा तो ये हो जाएगा कि आपकी सीक्वेंस याद हो जाएगा मूल कर्तव्य का, और दूसरा ये हो जाएगा कि जब अपन पॉलिटी पढ़ेंगे तो इसको रिपीट कर लेंगे, फिर जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इन दोनों को रिपीट कर लेंगे। ऐसे करके फिर अगली जो 8th क्लास है उसमें ये हो जाएंगे, 9th के 2 दिन में ये हो जाएंगे। ऐसे करके मूल कर्तव्य तैयार हो जाएंगे। अब आ गया अपना लेसन नंबर फर्स्ट। पहला लेसन आया है सौर मंडल में पृथ्वी, जो कि अपन ने इंडेक्स में देख लिया था। अब इसको पढ़ेंगे अपन, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे। इसमें जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको देखेंगे। अब यहाँ देखो, ये अपना सूर्य दे रखा है, सूर्य के चारों ओर ग्रह दे रखे हैं इसके, पृथ्वी, शनि, बुध और बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल। और ये एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा ये है कि ज्यादातर चीजें डायग्रामेटिक दे रखी हैं इसमें, हर चीजों को डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रखा, तो याद होने में इजी हो जाती है। अब पढ़ते हैं इसको लैंग्वेज में। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। जो मैं काट रहा हूँ उनको तो देखना ही नहीं है। आसमान पहले या आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। भाई जब शाम के टाइम, जब मतलब सूर्यास्त के टाइम से तो मतलब सिर्फ चांद दिखता है, फिर धीरे धीरे मतलब रात के टाइम तक आप उनकी गणना नहीं कर सकते। यहाँ तारों का जिक्र हो रहा है। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें कुछ चमकीले होते हैं तथा कुछ धुंधले। बिल्कुल काम का नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश हीरे जुड़े हो। ये बच्चों को कनेक्ट करने के लिए है। टिमटिमाटे प्रतीत होते हैं तारों के बारे, लेकिन अगर आप वो ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ भी टिमटिमाटने से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ प्रतिदिन चंद्रमा को देखते हैं। यह अलग अलग समय में अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। कोई काम की चीज नहीं। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देखते हैं। यहाँ से बात काम की शुरू हो जाती है। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। सभी को पता है कि पूर्ण चंद्रमा, जबकि पूरा चांद जब अपने को दिखता है तो उसको बोलते हैं पूर्णिमा। फिर जैसे पृथ्वी की गति की वजह से थोड़ा कम इस तरह से कम कम दिखता है, और बिल्कुल नहीं दिखता है चांद, बिल्कुल नहीं दिखता है, उसको बोलते हैं अमावस्या। ये देखो, ये पूर्ण चांद में तो पूर्णिमा, पूर्ण मतलब पूर्णिमा, और पूर्ण नहीं है तो अमावस्या। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह कर सकते हैं। ये भी अमावस्या की बात बोल रहा है कि अमावस्या में बिल्कुल काली घनी रात होती है। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं अन्य सभी छोटी चमकुलों क्यों नहीं देख पाते? भाई दिन में नो डाउट इतना तो अपन ने, जब अपन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पता ही है, सूर्य के प्रकाश की वजह से अपने को चांद तारे दिखाई नहीं देते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय में चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते। अब है सूर्य, चंद्रमा एवं वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकते हैं खगोलीय पिंड कहलाती है। ये एक लैंग्वेज है खगोलीय पिंड की, मतलब कहीं ना कहीं डेफिनेशन तो क्या पूछेंगे, इसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है कि निम्न में से, भाई क्वेश्चन कैसे बनेगा इसका, खगोलीय पिंड क्या है? खगोलीय पिंड है, फिर एक बोल देंगे, पहले बोल देंगे सूर्य, दूसरे में आ जाएगा चंद्रमा, तीसरे में आ जाएगा तारे, और चौथे में आ जाएगा उपरोक्त सभी। तो अपने को खगोलीय पिंड का पता होना चाहिए। अपने यहाँ सूर्य चंद्रमा में घूमते रहेंगे, सभी हैं। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए आपको ये लाइन आपको लिख लेनी है अपने नोट्स में। अब कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं।
अब ये गैसों से बने खगोलीय पिंड किससे बने होते हैं, ये इसको यहीं से गैसों से यहीं से लिख लेना आप, लेंगे गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, तारा। तो तारा की परिभाषा आप यहाँ लिख लेना, तारा क्या होता है, वे खगोलीय पिंड जो गैसों से बने होते हैं तथा उनके पास अपनी ही उष्मा और प्रकाश होता है, जिसको वे बड़ी मात्रा में, जिसको किसको, उष्मा और प्रकाश को बड़ी मात्रा में, जिसको बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, तारे कहलाते हैं, तारे कहलाते हैं। तो इसमें क्या है भाई, एक तो उष्मा बहुत तेज होनी चाहिए, प्रकाश बहुत तेज होना चाहिए जिसको वो रिलीज भी करे। तो इस हिसाब से तो सूर्य भी तो एक तारा ही हो गया भाई, सूर्य एक बड़ा तारा हो गया। और यहाँ अपन जिक्र करें छोटे तारों की, और छोटे भी कई कई तारे सूर्य से भी बड़े हैं, लेकिन वो डिस्टेंस की वजह से अपने को छोटे दिखाई देते हैं। इस तरह यहाँ भी लिखा है सूर्य भी एक तारा, तो तारे की परिभाषा यह हो गई। तो आपको ये दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रखना है कि क्या मतलब क्या छोड़ना है क्या लिखना। इस पेज में जो इंपॉर्टेंट बातें थी, एक तो पूर्णिमा अमावस्या का ज्ञान था कि आधा जब पूरा चंद्रमा दिखता है तो पूर्णिमा, और पूरा नहीं दिखता है तो अमावस्या। इसके बाद में तिथि निर्धारण का काम भी करते हैं, जैसे पूर्णिमा की, इसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं, इसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं। जब ये चलता है तो फिर ये थोड़ा थोड़ा व्हाइट होना शुरू होता है, यहाँ पे तो थोड़ा थोड़ा काला होना शुरू होता है, तो ये शुक्ल एक और शुक्ल दो। ठीक है, ये जब अपन आप त्योहार वगैरह पढ़ोगे ना, तो तिथियों की जानकारी आपको वहां से अच्छे से हो जाएगी, लेकिन पूर्णिमा अमावस्या को आपको यहाँ से। अभी एक प्रयोग सा दे रखा है छोटे से बच्चों के लिए कि कागज के मतलब एक टॉर्च को जो कि अपने को किसी काम का नहीं। अब रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उसमें उष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा ये अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर ही कि कोई तारे सूर्य से भी बड़े हैं, लेकिन उनके बस दूर भी होने की वजह से। अब आपने अवश्य ध्यान दिया कुछ दूरी देखने में उससे छोटे दिखाई पड़ते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ा हुआ हवाई जहाज कितना, ये भी आपको पता ही है भाई। दूर से कोई भी चीज देखते हैं अपन तो वो तो नो डाउट छोटी दिखेगी। प्लेन है वो बहुत बड़ी होती है, लेकिन हाइट पे जाती है वो छोटी हो जाती है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। जैसे आर्टिटेटी जैसे कई तारे होते हैं, ये लंबाई में इस तरह से हो जाते हैं, फिर उनको ऐसे बना देते हैं कुछ इस तरह से। नो डाउट उनका कोई व्यवस्थित रूप तो होता ही नहीं है, जिसको अपन बोलते हैं नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल, अभी नक्षत्र मंडल एक नई शब्दावली आई है, जिसको अपन समझ सकते हैं कि तारों की बनी आकृति, तारों की बनी आकृति एक ही शब्द में ज्यादा बना, ये मतलब तारों की बनी असमान आकृति को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अब इसमें क्या देखा, एग्जाम्पल नक्षत्र मंडल का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, एक तो अर्सा मेजर और दूसरा बिग बियर। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, नक्षत्र मंडल क्या होते हैं ये कोई नहीं पूछने वाला अपने से, लेकिन नक्षत्र मंडल अर्सा बियर और अर्सा मेजर और बिग बियर क्या है। अर्सा मेजर और बिग बियर क्या है, इसमें पहला हो जाएगा ग्रह, दूसरा हो जाएगा उपग्रह, तीसरा हो जाएगा नक्षत्र मंडल, नक्षत्र मंडल, और चौथा हो जाएगा नन। इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है कि ये तो आपको यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाली जगह है वही उठानी है, बाकी अनावश्यक चीजें यहाँ पे नहीं पड़ती।
अब बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल हैं। अर्सा मेजर और बिग बियर तो हो ही गए। इसके बाद में बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल है स्मॉल बियर। इसके अलावा भी और है, जैसे स्मॉल बियर या सप्तऋषि। सप्तऋषि अपने को पहले भी कभी पढ़े थे। सप्तऋषि ये 7 तारों का समूह है। सप्तऋषि देखो यहाँ दे रखा है। सप्तऋषि ये देखो ये हो गया एक वो ध्रुव तारा के नीचे दे रखे हैं 7 तारों का समूह को सप्तऋषि। ये भी नक्षत्र मंडली है, ठीक है। जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सामेजर का भाग है। अर्सामेजर जो था ना यहाँ पे, अर्सामेजर का भाग ही है ये। अर्सामेजर से तो छोटा ही है सप्तऋषि से भी। इसका मतलब अर्सामेजर में ज्यादा तारे इंक्लूड हैं। अपने परिवार या पड़ोस के कि वो आपको आसमान में अधिक तारों और नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। ये फालतू बच्चों को बताने वाली बात है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी दिशा को मतलब उत्तर दिशा जो थी वो ध्रुव तारा था उत्तर दिशा में, ध्रुव तारा। और तो इसमें भी क्या है कि ध्रुव तारा की दिशा कौन सी है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो कभी कभी क्या है कि इजी परसेंट भी गलत हो जाता है। अभी यहाँ आपको इतना वो नहीं लग रहा, लेकिन जब क्वेश्चन एग्जाम में बन के आता है तो अपन इसको लेके भी थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आगे देखें तो ये ध्रुव तारा तक हो गया। यह आसमान हमेशा एक स्थान पर रहता है, मतलब इसकी एक तो फिक्स है दिशा और थोड़े थोड़े मूवमेंट करते रहते हैं। जबकि ध्रुव तारा एकदम फिक्स रहता है नॉर्थ में, और फिर लेफ्ट राइट, मतलब ये उत्तर हो गई तो इसके जस्ट सामने दक्षिण हो गई, ध्रुव तारा के दक्षिण। और फिर राइट में पूर्व, लेफ्ट में पश्चिम। इस तरह से आपको पता ही है। बाकी तो फिर दिशा का एक दिशा पता होने पे सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव, हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ आपने देखा है कि सप्तऋषि तो ये हो गया नक्षत्र मंडल, इसी के जस्ट ऊपर की साइड है तो ये ध्रुव तारा हो गया। और इसी को अपन फिर इसी ध्रुव तारे की दिशा अपन ये मान सकते हैं कि उत्तर दिशा है, ठीक है। ये हो गया। अब ये चित्र 1.1 को देखने के लिए बोल रहा है, जो कि अपन ऑलरेडी देख के आ गए। काल्पनिक खींची जाए उसे आगे की ओर बढ़ाए। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं जिसे अपन ग्रह कहते हैं। भाई ऐसे खगोलीय पिंड अपन ऊपर देख के आ चुके थे जिनमें ऊष्मा और प्रकाश होती है। अभी अपन ने खगोलीय पिंड की जो डेफिनेशन थी वो यहाँ देखी थी। भाई जो ऊष्मा और प्रकाश वाले तो तारे हो ही गए, जिसमें ऊष्मा और प्रकाश होती है। ऊष्मा प्लस प्रकाश तो बराबर तारे हो गए खगोलीय पिंड। जिसमें ऊष्मा और प्रकाश नहीं हो, ये चीजें नहीं हो, तो फिर ये ग्रह बन जाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। कभी कभी इसका उत्तर अंग्रेजी में भी आ जाता है कि प्लेनेट क्या है, ग्रह, ठीक है। ग्रीक भाषा में इसको प्लेटाई शब्द से बना है, प्लेनटाई शब्द से बना है, जो कि कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसका अर्थ था परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। हाँ, ये प्लेनेटाई जो है ना, प्लेनेटाई तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका अर्थ महत्वपूर्ण है कि चारों ओर घूमने वाला, चारों ओर घूमने वाला। ग्रह किसी एक ऑब्जेक्ट का होता है, जैसे पृथ्वी हो गई तो इसके चारों ओर ग्रह, चंद्रमा, तो वो हो गया। पृथ्वी जिस पर हम देखते हैं ग्रह है, ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। ग्रह, पृथ्वी पे खुद का तो अपना कुछ है ही नहीं, प्रकाश है उष्मा कुछ भी, तो ये सूर्य से प्राप्त करती है। सूर्य से प्राप्त करती है तो इसको मतलब जरूरी है पृथ्वी को कि ये सूर्य के इर्द गिर्द ही रहे। तो इस अगर एक ही एक साइड ये रहेगी पृथ्वी, तो ये यहाँ से तो जड़ जाएगी, यहाँ इसके ठंड हो जाएगी। तो ये क्या करती है कि अपना घूमती रहती है, घूमती रहती है ऐसे 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 ऐसे। और पृथ्वी में एक खासियत और भी है, ऐसे तो घूमती है, प्लस ये घूर्णन गति भी करती है। ये जैसे मतलब बॉल नहीं समझ रहे उसको, वैसे भी ये अपने इस तरह से भी घूमती है। तो ये फिर दो तरीके से घूमते हैं ताकि इसको सूर्य और ताप बराबर मात्रा में मिलता रहे पूरे एरिया को। जो पृथ्वी के सबसे अधिक नजदीक तारा है, इसको तारा आपने बोला ही था जिसमें मतलब अभी आपने देखा था कि उष्मा और प्रकाश जिसमें होती है वो तारा। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह ही प्रतीत होती है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से चमकती है तो चंद्रमा की तरह प्रतीत। ये बात हो गई। अब
यहाँ तक की बातें अपने को समझ आ गई। अब अपना अगला है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, धन्यवाद।